नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस YouTube चैनल पर हम सच्ची घटनाओं को, ऐसी घटनाएं जो अपने आप में कुछ अलग हटके होती हैं, उन घटनाओं को कहानी के रूप में पिरोकर आप लोगों के सामने पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बेस्ड है एक फाइटर प्लेन की चोरी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है एक फाइटर प्लेन, जो उस समय का सबसे बेस्ट, जिस समय ये घटना हुई थी उस समय का सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन था। और उसकी चोरी की घटना, किस प्रकार से उसकी चोरी हुई, सब कुछ हुआ, ये कहानी उसी के बारे में है। दोस्तों, ये कहानी है 60s की। ये उस समय की कहानी है जब रशिया बहुत ही ज़्यादा कोशिश में लगा हुआ था कि वो कोई एक ऐसा फाइटर प्लेन बनाए जो दुनिया में सबसे बेहतरीन तकनीकी का हो। और उसकी ये जो कोशिश थी वो 1956 के अराउंड कामयाब भी होती है। और वो एक बहुत ही बेहतरीन, उस समय की बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत ही बेहतरीन, वज़न में बहुत हल्का एक प्लेन बनाता है जिसका नाम वो रखता है मिकोयन गुरेविच, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MiG-21। तो इस प्लेन को, फाइटर प्लेन को वो बनाता है रशिया। और प्लेन को बनाने के बाद जब वो देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, तो समझ में आता है कि उस समय में 1960s के समय में ये प्लेन दुनिया का बेस्ट प्लेन है। साथ ही जो रशिया है वो 1956 के अराउंड इसको बनाता है। और 1960s तक जितने भी रशिया के मित्र देश हैं, जैसे कि इन मित्र देशों में अरब, एशिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक, मिस्र, इन सब को वो 60s तक, 1956 में बनाता है और 60s तक इन अपने जितने भी मित्र देश हैं उन देशों तक वो उनके पहुंचा भी देता है। अपने मित्र देशों को अपने देश की सुरक्षा के लिए MiG-21 को दे भी देता है। दोस्तों, जैसे ही मैं कहानी से थोड़ा सा अलग हटके बताना चाहूँगी कि जैसे ही आपने ये MiG-21 का नाम सुना होगा तो आपके दिमाग में आया होगा कि ये MiG-21 का नाम सुना सुना सा है। तो जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये MiG-21 प्लेन है कौन सा, मैं आपको, जिसे आप कहानी से भी ज़्यादा लिंक कर सकें, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि MiG-21 वही प्लेन है जो अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने जब हमारे देश भारत पर हमला कर दिया था, तो जो हमारे यहाँ के एक बहुत ही अच्छे फाइटर प्लेन के पायलट थे अभिनंदन, उन्होंने MiG-21 से ही अपने से बेहतरीन प्लेन जो यूज़ कर रहा था F-16 पाकिस्तान, MiG-21 से ही उन्होंने उस पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। और उसे मार गिराने के बाद, हालांकि हमारे जो अभिनंदन थे, हमारे यहाँ के पायलट, वो पाकिस्तान में जाके गिर गए थे, उन्हें फिर हमारी सरकार वापस लेके आई। तो ये उसी MiG-21 की बात है। हालांकि आज के ज़माने में जो अभी समय चल रहा है उसमें MiG-21 को एक बूढ़ा प्लेन कहा जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहानी के शुरुआत में ही बता दिया, ये कहानी है 1960s की। तो उस समय ये बेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लेन था। इससे बेहतरीन प्लेन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं था। तो हम अपनी कहानी पे वापस आ जाते हैं कि रशिया ने एक प्लेन बनाया और 1960s तक उसने ये प्लेन अपने जितने भी उनके दोस्त देश थे उन तक पहुंचा भी दिया। उधर दूसरी तरफ रशिया के जितने भी दुश्मन देश थे, जैसे कि जितने भी पश्चिमी देश थे, अमेरिका, इन सब से, क्योंकि रशिया की सुपर पावर की लड़ाई चल रही थी, इसलिए उसने ना तो अपने देश का ये जो प्लेन था F-16, ये इन लोगों तक इनको दिखाया, इनको इसके बारे में कुछ बताया। साथ ही जितने भी अपने मित्र देशों को रशिया ने ये MiG-21 बेचा था, उसमें उन्होंने साथ में कई करार भी दिए थे, कई सारे नियम उनको बताए थे कि आपको ये किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो उन नियमों में एक नियम ये भी था, एक करार ये भी दिया था कि चाहे आप कुछ भी हो, हमारे इस प्लेन की एक भी झलक, जितने भी, जैसे ये अमेरिका, इज़राइल या पश्चिमी देश जितने भी हैं, इनको नहीं दिखाना है आपको। इधर धीरे धीरे जैसे ये प्लेन जैसे जैसे मित्र देशों को दे रहा था, तो दुनिया में इसकी खूब बड़ाइयाँ और पूरे दुनिया में इस प्लेन की ख्याति फैलती जा रही थी कि भाई रशिया ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लेन बनाया है। तो इज़राइल के जो लोग थे, इज़राइल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इज़राइल जो है वो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ एक अलग देश है, छोटा देश है, जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए अपने देश की सुरक्षा के लिए इज़राइल ने एक
बहुत ही खुफिया एजेंसी, एक बहुत ही शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है उन लोगों की, मोसाद। और ये जो है मोसाद, इनके देश में, इस इज़राइल में इसकी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्णता है कि कोई भी नेता और आ जाएं, नेता कितने भी बदल जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो मोसाद की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि यही एजेंसी है जो हमें चारों तरफ से, हमारे दुश्मनों से हमें बचा रही है। तो जब इज़राइल तक भी ये खबर पहुंचती है कि भाई रशिया ने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया है और ये MiG-21 है, और उसको, इज़राइल को ये भी पता था कि हमारे जो चारों तरफ जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं उनके पास भी ये MiG-21 आ चुका है, तो वो इज़राइल समझ जाता है, इज़राइल के जो बड़े नेता हैं वो सब समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो उस समय इज़राइल की में जो ये मोसाद है, उनकी खुफिया एजेंसी, इसके चीफ थे इज़र हरेल, और इज़र हरेल ने अपनी भरकश कोशिश की कि किसी भी तरीके से MiG-21 की उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए, उसकी कुछ तकनीकी की जानकारी मिल जाए, या एक MiG-21 ही किसी तरीके से मिल जाए। लेकिन वो अपने जितना भी उनका कार्यकाल रहा उसमें वो सफल नहीं हुए। और उसके बाद नए चीफ आए, मीर एमेट। मीर एमेट इज़राइल में ही पैदा हुए थे और इज़राइली ही थे, और ये फ़ौज में थे। क्योंकि मीर एमेट फ़ौज में थे, तो जैसे ही ये चीफ बनते हैं तो ये तीनों जो सेना होती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनसे अपनी अलग अलग मीटिंग्स करते रहते हैं कि मोसाद के लिए वो क्या, मोसाद उनकी क्या मदद कर सकती है, सेना की क्या मदद करके कोई नए ऑपरेशंस, अपने कुछ सर्च ऑपरेशन या कुछ भी जो भी चला सकती हैं। इस तरह की उनकी मीटिंग्स हमेशा वो लेते रहते थे। तो एक बार जो मीर एमिड हैं वो एयरफोर्स के चीफ के साथ, एयरफोर्स के चीफ थे उस समय आइजर वाइसमैन, तो एयरफोर्स के चीफ के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं, और मीटिंग में जब ख़त्म हो जाती है तो दोनों जैसे कैजुअल बाहर तक वो उनको मीर एमिड को छोड़ने आते हैं, आइजर वाइसमैन। तो आइजर वाइसमैन जब उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं तो मीर एमिड उनसे बातों ही बातों में पूछते हैं कि अगर मैं कुछ भी एयरफोर्स के लिए मोसाद कर सके तो हमें बहुत खुशी होगी। तो मीर एमिड जब उनसे ये कहते हैं आइजर वाइसमैन से, तो आइजर वाइसमैन थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आप मोसाद हमारे लिए कुछ करना ही चाहता है तो एक काम कीजिए, हमें एक MiG-21 ला दीजिए। ये बात सुनते ही मीर एमिड थोड़ा सा ठिठक के खड़े हो जाते हैं, वापस पलट के देखते हैं आइजर वाइसमैन को और सोचते हैं कि ये इन्होंने मुझसे क्या मांग लिया। इन्हें पता है कि जो मुझसे पहले चीफ रह के गए हैं उन्होंने भी भरकस कोशिश की, लेकिन उन्हें आज तक एक तस्वीर तक नहीं मिली MiG-21 की, और ये मुझसे MiG-21 मांग रहे हैं। मीटिंग ख़त्म हो जाती है, वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद भी मीर एमिड के दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं रम जाती है कि MiG-21 तो अब हमें चाहिए। और इसके बाद वो अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो, MiG-21 को तो हम इज़राइल की सरज़मीन पर ला के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने ये सोच के अपनी मीटिंग्स बुलाई, सारे जितने भी उनके मोसाद के अच्छे अच्छे जासूस और जो भी उनके सब व्यक्ति हैं उनके साथ उन्होंने MiG-21 के लिए एक मीटिंग बुलाई, और उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि अब चाहे कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से मुझे MiG-21 इज़राइल की सरजमीन पर चाहिए। अब ये कैसे होगा मैं नहीं जानता, इसकी प्लानिंग शुरू की जाए। अब जब बॉस जो चीफ हैं वो कह देते हैं कि भाई MiG-21 हमें चाहिए ही चाहिए, तो फिर प्लानिंग्स शुरू होती हैं। तो सब लोग अपने अपने सुझाव दिए जाते हैं। तो पहले एक सुझाव दिया जाता है कि एक काम किया जाए, जो भी हमारा दुश्मन देश है उनमें जो भी हमें ऐसा लगता है कि जिससे हम युद्ध करके जीत सकते हैं उस पर हमला बोल देते हैं, MiG-21 को उस युद्ध में जीत जाते हैं और MiG-21 को अपने घर ले आते हैं। लेकिन फिर विचार विमर्श होता है कि किसी भी दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है 1% हम जीत जाएं और MiG-21 ले आएं, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि बात उल्टी पड़ जाए। उसके बाद फिर ये जो प्लान था इसको बंद कर दिया जाता है। फिर दूसरा सुझाव आता है। दूसरे सुझाव में कहा जाता है कि एक काम करते हैं कि किसी देश में घुस के
मिग 21 को हाईजैक करते हैं और हाईजैक करके अपने यहाँ लाते हैं। लेकिन फिर समस्या आती है कि मिग 21 कोई सिंपल प्लेन तो है नहीं कि उसे हाईजैक करने की योजना बनाई जाए। वो एक फाइटर प्लेन है, और फाइटर प्लेन है तो वो आर्मी बेस में रहता होगा। किसी भी देश के आर्मी बेस पर हमला करना और वहाँ से प्लेन हाईजैक करके लाना, ये भी एक बहुत मुश्किल का टास्क है और लगभग नामुमकिन ही है। तो फिर तभी उनमें से कोई एक तीसरा प्लान बताता है और कहता है कि ऐसा करते हैं कि जिन जिन देशों के पास मिग 21 है, उन देशों के किसी पायलट को किसी भी प्रकार से बहला के, फुसला के, पैसों का लालच दे के, किसी भी प्रकार से उसको बहला फुसला के हम उससे पायलट अपने उस पायलट को अपनी तरफ मिलाएं और उस पायलट से बोलें कि प्लेन को उड़ा के हमारे देश तक ले आओ। ये जो प्लान होता है ये सबको जच जाता है और लगता है कि हाँ, इस प्लान में दम है, ऐसा करना मुमकिन है। जब सब लोगों की तरफ से इस प्लान को हरी झंडी दे दी जाती है तो फिर इसी प्लान पे काम किया जाता है। और इस प्लान के तहत मोसाद के उस समय के एक बहुत ही बेहतरीन जासूस थे, जीन थॉमस। उन्हें कहा जाता है कि आप मिस्र जाइए। मिस्र में जाके उनको टास्क दिया जाता है कि आपका जो एम है, आपका बस यही लक्ष्य है कि मिस्र में जाना है, वहाँ से किसी भी पायलट को बहलाना फुसलाना है और उसे राज़ी करना है कि वो मिग 21 को हमारे देश में ले आए। तो जो ये जीन थॉमस हैं, ये मिस्र जाते हैं एक झूठी आईडी के साथ, बिल्कुल नाम बदला हुआ, जैसे जासूस करते हैं कि नाम अलग, सब कुछ अलग। और लगभग ये 1 साल बिताते हैं मिस्र में। जब 1 साल इन्हें बीत जाता है, लगातार ये अपना काम करते रहते हैं और इस 1 साल के अंदर इन्होंने एक वहाँ के पायलट से दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद धीरे 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 उससे बातचीत बढ़ाई और जब जीन थॉमस को लगता है कि ये पायलट अब मेरा इतना अच्छा दोस्त बन चुका है कि ये मेरी बातों में आ जाता है, मेरी बातें सुनता है, तो फिर वो अपने प्लान के तहत उसे ऑफ़र देते हैं कि अगर तुम ये जो मिग 21 तुम उड़ाते हो, अगर इसे तुम इज़राइल ले आओ तो तुम्हें $1 मिलियन दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ तुम्हें इज़राइल प्रोटेक्शन देगा, इज़राइल की नागरिकता देगा और वहाँ पे नौकरी भी दी जाएगी, बस तुम्हें इतना काम करना है। तो जो पायलट है वो बिना देरी किए सीधा अपने बड़े अधिकारी के पास पहुँच जाता है, उसे इस ऑफ़र के बारे में बता देता है और जो जीन थॉमस हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है दिसंबर 1962 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जीन थॉमस को गिरफ्तार के बाद उनके ऊपर सेना की तरफ से कई सारे मुकदमे चलाए जाते हैं, जैसे कि उनके पायलट को देशद्रोह के लिए उकसाना, देश से धोखा देने के लिए उकसाने के लिए, रिश्वत देने के लिए, लालच देने के लिए, इन सभी के लिए उनको सज़ा दी जाती है। और केवल उनको ही, जीन थॉमस को ही नहीं, उसके साथ साथ उनके पिता और परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बहुत लंबी सज़ा दी जाती है। तो मोसाद का जो ये पहला ऑपरेशन था ये विफल हो जाता है बुरी तरीके से, और विफल होने के साथ साथ मोसाद को अपने एक बहुत ही बेहतरीन जासूस को खोना पड़ता है। अब फिर से विचार विमर्श होता है और कहा जाता है कि अब एक काम करते हैं, अब दूसरे देश का रुख करते हैं और फिर वो इराक का रुख करते हैं। इराक में भी फिर उसी प्रकार से जैसे पहले जासूस जाते हैं, फिर से जासूस जाते हैं। वो फिर से 2 पायलट को वहाँ पे टारगेट करते हैं, उन्हें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। इवन जो मोसाद की फीमेल जासूस थी वो भी जाती हैं, हनी ट्रैपिंग भी की जाती है उनकी, और उनको भी मेन सारी चीज़ें यही उनको ऑफ़र की जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें उन्हें भी ऑफ़र की जाती हैं तो दोनों पायलट पहले मान जाते हैं। मानने के बाद सारी जो तारीख होती है, समय होता है, सब कुछ तय हो जाता है और जिस दिन ये काम उन्हें करना था पायलट्स को, ऐन मौके पर वो लोग अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। अब ये खबर मोसाद तक पहुंचाई जाती है कि जो पायलट हैं वो अपनी बात से मुकर गए हैं और अब वो ये काम करने को राज़ी नहीं है। अब क्योंकि मोसाद पहले ही अपना एक जासूस खो चुका था, क्योंकि वहाँ के पायलट ने, जो मिस्र के पायलट थे, उन्होंने अपने देश से गद्दारी नहीं की और अपने देश के बड़े अधिकारियों को इस बारे में बता दिया, तो अब
लगता है मोसाद को कि अगर यहाँ पे भी ऐसा हुआ तो हमारे जितने भी जासूस इराक में गए हुए हैं, एक तो वो सब मारे जाएंगे। इसी के साथ साथ मोसाद को ये भी डर था कि हमारे इस प्लान के बारे में दुनिया को फिर भनक लग सकती है, और दुनिया को भनक लगी तो इसका मतलब हम ये अपना जो प्लान है ये हम किसी और देश में भी फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे देश फिर चौकन्ने हो जाएंगे कि इस प्रकार की कोई इज़राइल जो है इस प्रकार की कोई प्लानिंग कर रहा है। तो वो क्या करते हैं कि अपने जासूसों को ऑर्डर देते हैं कि जो ये 2 पायलट हैं जो अपनी बात से पीछे हट गए हैं, इनको मार दिया जाए। अब बात ये होती है कि पहली नाकामयाबी मोसाद की जो होती है वो मिस्र में होती है, वहाँ का पायलट ने अपने देश से गद्दारी करने से मना कर दिया। दूसरी जो नाकामी मिलती है वो इराक में मिलती है, और क्योंकि इराक में जो 2 पायलट हैं वो अपनी जान का खतरा समझते हुए, और उन्हें पता है कि अगर कामयाब हुए तो ठीक, और अगर नाकामयाब हुए तो हमें बहुत ही सज़ा मिलेगी, हमारे परिवार को सज़ा मिलेगी, तो वो भी मुकर जाते हैं और यहाँ पे भी नाकामयाबी हाथ लगती है। तो अब मीर अहमद का इरादा तो पक्का था, कोशिशें भी जारी रही, ऐसा नहीं था कि इस बीच और देशों में कोशिशें जारी नहीं थी, कोशिशें भी जारी थी, लेकिन कहीं से भी सफलता मिल नहीं रही थी, ना सफलता मिल रही थी, ना सफलता के आसार लग रहे थे। फिर 1964 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि कुछ उम्मीदें जागी। हुआ यूं कि 1964 में इराक की राजधानी तेहरान में एक इजरायली दूतावास में एक कर्मचारी काम करता था जो कि यहूदी था, और उस यहूदी कर्मचारी ने अपने एक बड़े अफसर को बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड की शादी एक क्रिश्चियन से हुई है, जो है क्रिश्चियन लेकिन वो इराक की एयरफोर्स में फाइटर प्लेन उड़ाता है। जब ये खबर वो यहूदी कर्मचारी अपने बड़े अफसर को बताता है तो बड़े अफसर ये बात मोसाद तक पहुंचाते हैं, और मोसाद के जासूस जब इस क्रिश्चियन फाइटर प्लेन के जो पायलट हैं इसके बारे में पूछताछ करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, एक ऐसे क्रिश्चियन है जो फाइटर प्लेन उड़ाता है, जो वैसे तो धर्म से तो क्रिश्चियन है लेकिन सिटीज़न ये इराक का है, इराकी सिटीज़न है, और ये फाइटर प्लेन भी उड़ाता है और MiG-21 को ही उड़ाता है। और सिर्फ फाइटर प्लेन उड़ाता नहीं है, इराक के जितने भी बेहतरीन पायलट माने जाते हैं उन बेहतरीन पायलटों में से इसका भी एक नाम है, और इस पायलट का नाम होता है मुनीर रेड। और जब जासूस इसके बारे में सारी बातें पता करते हैं तो साथ में ये भी उन्हें पता चलता है कि जो ये मुनीर रेड है ये थोड़ा सा इराक की अफसरों से और इराक की सरकार से नाराज़ है। और वो नाराज़ क्यों है? क्योंकि उसे ये लगता है मुनीर रेड को क्योंकि वो क्रिश्चियन है धर्म से, इसलिए इराकी अफसर जो हैं वो उसे वो ओहदा जिस काबिल वो है उसके काबिल उसे नहीं समझा जाता। उसके मुकाबले जो शिया और सुन्नी हैं उनको पहले प्रमोट किया जाता है, चाहे वो उससे कम काबिल ही क्यों ना हो। तो उसे ऐसा लगता था कि धर्म के आधार पर ये लोग मेरे साथ भेदभाव करते हैं, और इस भेदभाव का जो उसके मन में घाव था बहुत ही गहरा घाव था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मोसाद जो है अपने एक अमेरिका से अपनी जासूस को भेजते हैं, और वो अमेरिका से अपनी जासूस को भेजते हैं और एक लड़की जासूस को भेजते हैं, और उसको भी ये समझा दिया जाता है कि तुम्हारा टास्क यही है कि इस मुनीर रेड को मनाना है कि ये MiG-21 को उड़ा के हमारे देश में ले आए। और साथ ही साथ उसको समझा दिया जाता है कि इसकी एक बहुत ही ख़ास कमज़ोरी है कि ये अपने इराकी सरकार और इराकी अफसरों से थोड़ा गुस्सा है, तो तुम्हें इसी बात का थोड़ा फ़ायदा उठाना है। और जो ये अमेरिका से जो जासूस जाती है, लेडी जासूस, ये वहाँ पे एज अ टूरिस्ट इराक में पहुँचती है। उसके बाद ये मुनीर रेड से ऐसे ही अचानक से मुलाकात करती है। उसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर दोनों घूमना फिरना शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों रूस और एशिया भी घूमने एक साथ जाते हैं। रोम, अमेरिका भी ये इनको लेके जाती हैं अपने साथ, और इन दोनों में बहुत ही नज़दीकी आ जाती हैं इन सब घूमने फिरने और दोस्ती के समय। और जो ये मुनीर रेड हैं, जब इनके काफ़ी नज़दीकी संबंध हो जाते हैं जासूस के साथ, तो इन्हें ये बातों बातों में बहुत बार बताते हैं कि मेरे साथ
ऐसा भेदभाव होता है, मैं अच्छा फाइटर प्लेन हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं किया जा रहा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो ऐसे वो कई चीज़ें उन्हें बताते हैं। तो जो ये फाइटर जो ये जासूस थी, ये इस बात को थोड़ा और बढ़ावा देती हैं, और बढ़ावा देने के बाद उन्हें एक समय ऐसा आता है कि उन्हें समझ में लग जाता है कि हाँ, अब ये हमारा टास्क, जो हमारा काम है, शायद ये हमारा काम कर जाएं, शायद ये इराक से गद्दारी कर लें, क्योंकि इनके मन में इराकी अफसरों और इराक के लिए थोड़ा गुस्सा है। उसके बाद अच्छा समय देखकर, एक सही समय देखकर, जो ये जासूस है, ये इनको, मुनीर रेड को बताती है कि आपको, अगर आप MiG-21 को उड़ा के हमारे यहाँ इज़राइल में ले जाएं तो आपको $1 मिलियन दिए जाएंगे, इज़राइली नागरिकता दी जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको शरण मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि MiG-21 को इराक से उड़ा के इज़राइल लेके जाना है। तो जो मुनीर रेड है काफ़ी गंभीरता से इस बात को समझते हैं, और काफ़ी गंभीरता से समझने के बाद वो लगभग मान जाते हैं, लेकिन मानने के साथ साथ वो अपनी एक शर्त रखते हैं और एक परेशानी बताते हैं। शर्त में मुनीर रेड अपनी ये रखते हैं कि उन्हें केवल अपनी सुरक्षा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि जब वो ये काम को अंजाम दें उससे पहले उनकी पत्नी, बच्चे और उसके साथ साथ उनके माता पिता, इन सबको भी इराक से बाहर निकाल के इज़राइल की नागरिकता दी जाए। और दूसरा वो उन्हें बताते हैं, मुनीर रेड, कि जो फाइटर प्लेन जब भी वो ट्रेनिंग पे उड़ाते हैं उन्हें कभी भी फ्यूल पूरा नहीं भरा जाता, क्योंकि जो रशिया है उसने अपने करार में एक ये भी शर्त रखी थी कि जो ये MiG-21 उड़ाया जाएगा, जब भी ये ट्रेनिंग के लिए उड़ाया जाएगा तो इसमें कभी भी फ्यूल ज़्यादा नहीं रखा जाए, क्योंकि हो सकता है शायद रशिया को ये लगा हो कि कभी ना कभी इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है। तो उन्होंने अपने करार में ये भी कहा था कि चाहे कभी कुछ भी हो, ये जो MiG-21 है इसको हमेशा जितने इसकी कैपेसिटी है इससे आधे से भी कम जो इसका फ्यूल है वो रखना है। तो मुनीर रेड ये समस्या बताते हैं कि अब मैं कैसे लेके जाऊँ, प्लेन को इतना कैसे उड़ा सकता हूँ। हालांकि इसके साथ साथ वो एक और बात भी बताते हैं कि जो जितने भी इराकी अफसर हैं और जितने भी ग्राउंड पे ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के अंदर इस बात का काफ़ी गुस्सा भी है कि रशिया ने जो ये अपना MiG-21 दिया है, ये फाइटर प्लेन उन्होंने दे ज़रूर दिया है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी शर्तें रख दी हैं, और इन शर्तों से परेशान हो के कभी कभी जो ग्राउंड ड्यूटी वाले लोग हैं वो कभी कभी मुनीर रेड के प्लेन में उनकी रिक्वेस्ट करने पर थोड़ा ज़्यादा फ्यूल डाल दिया करते थे। अब चूंकि मुनीर रेड मान तो चुके ही थे ये काम करने के लिए, तो इसका उन्होंने सोचा कि हाँ, कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। उससे पहले उनकी शर्त को पूरा किया जाता है, और शर्त को पूरा करने के लिए सबसे पहले उनके माता पिता के कुछ इलाज दिखाए जाते हैं इराक में ही, और उसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पे अमेरिका का वीज़ा दिलवाया जाता है कि वो इलाज के लिए अमेरिका जा रहे हैं। और अब उसके कुछ समय बाद मुनीर रेड की पत्नी और बच्चे को टूरिस्ट वीज़ा के तहत यूरोप और रोम घूमने भेज दिया जाता है। और ये जो काम किया था, उनके पेरेंट्स एक अलग समय पे गए थे और उनकी पत्नी और बच्चा जो घूमने निकले वो अलग समय पे। हालांकि इन सबको घूम फिर के पहुंचना इज़राइल ही था, लेकिन क्योंकि सभी देशों में, जितने भी देश होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी जो जासूसी एजेंसी होती हैं, वो जितने भी उनके इस तरह के लोग होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, उन लोगों की जासूसी वो अपने आप भी करते रहते हैं कि इन लोगों से कौन मिलने आ रहा है, कौन नहीं मिलने आ रहा, क्योंकि सभी देशों को पता होता है कि दूसरे देश वाले कोई भी देशद्रोही या गद्दारी इस तरह की चीज़ें करवाने के लिए उकसा सकते हैं, तो इसलिए वो लोग उनकी भी जासूसी करते रहते हैं। तो इसी जासूसी से बचने के लिए इनके पेरेंट्स को अलग भेजा जाता है और पत्नी को अलग भेजा जाता है। उसके बाद मुनीर रेड को एक तारीख दे दी जाती है कि आपको 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1966 को आपको ये ऑपरेशन करना है। और इस ऑपरेशन का नाम जो रखा था वो नाम रखा था ऑपरेशन डायमंड। ये नाम दिया था मोसाद ने इस
अपने ऑपरेशन को, ऑपरेशन डायमंड। तो इस दिन जो मुनीर रेड हैं, ऑपरेशन 16 दिसंबर 1966 की दोपहर को एयरबेस पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपने ग्राउंड स्टाफ से बोलते हैं कि भाई मेरा ट्रेनिंग का रूट है, आज मेरा ट्रेनिंग का दिन है, आप मेरा प्लेन को तैयार कीजिए MiG-21 को। और क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें फ्यूल कम भरा जाता है, तो वो जाते ही जो ग्राउंड स्टाफ होता है उसको थोड़ा सा टोंट मारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो थोड़ा गुस्से में आ जाएं और उन्हें जितना ज़्यादा फ्यूल हो उनके फाइटर प्लेन में MiG-21 में डाल दें। तो इसके तहत वो जाते ही थोड़ा उनको उकसाते हैं, कहते हैं कि अरे मेरे फाइटर प्लेन में आज मेरे MiG-21 को फुल कर दो। तो ग्राउंड स्टाफ वाले लोग फिर से वही बात दोहराते हैं कि आपको मालूम ही है कि रशिया ने अपने करार में कहा है कि नहीं दे सकते हम ये ज़्यादा आपको फ्यूल। तो कहता है अरे एक बात बताओ, अफसर तुम्हारा मैं हूँ, इराक की तुम सेना में काम करते हो और नियम सारे मानते हो रशिया के। और इसी तरह की वो 2-4 और बातें कहते हैं और इन 2-4 बातों से असर ये होता है कि जो वो इराकी अफसर होता है ग्राउंड ड्यूटी वाला, वो तैश में आके और उस दिन किस्मत से MiG-21 में को फुल कर देता है। अब अपने प्लान के तहत मुनीर रेड बैठते हैं प्लेन में और वो अपना रूट पे उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो उस रूट पे नहीं उड़ाते जो उनका ट्रेनिंग रूट था, वो उस रूट पे उड़ाते हैं जो उनको मोसाद ने दिया था उड़ने के लिए। तो जैसे ही जो ATS एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले होते हैं, ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो देखते हैं कि ये अपना प्लेन जो है ये गलत रास्ते पे उड़ा रहे हैं, तो उनको मैसेज दिया जाता है मुनीर को कि आप जो उड़ा रहे हैं मुनीर, आप कैप्टन, आप जो अपना प्लेन उड़ा रहे हैं ये आप थोड़ा गलत चल रहे हैं, अपने सही रूट पे, ट्रेनिंग रूट पे आ जाइए। तो मुनीर रेड क्योंकि जानबूझ के कर रहे होते हैं ये, वो इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। वो फिर से जो उन्हें दूसरा रूट दिया गया था मोसाद वाला, उसी पे उड़ाते जाते हैं। दूसरी बार फिर से उनको मैसेज भेजा जाता है रेडियो के थ्रू कि आप जो प्लेन उड़ा रहे हैं आप गलत रूट पे उड़ा रहे हैं, अपने सही रूट पे वापस आइए। मुनीर रेड फिर से इग्नोर कर देते हैं इसको। तो तीसरी बार सीधा उनको चेतावनी दी जाती है इराकी सेना के द्वारा कि आप इस फाइटर प्लेन को गलत तरह रूट पे उड़ा रहे हैं, या तो अपने रूट पे वापस आ जाइए, नहीं तो आपको और आपके प्लेन को मार गिराया जाएगा। मुनीर रेड जब ये तीसरा मैसेज सुनते हैं तो वो रेडियो ट्रांजिस्टर को बंद ही कर देते हैं और उसके बाद वो वहाँ से सीधा घुस जाते हैं जॉर्डन के एयर स्पेस में। जैसे ही वो जॉर्डन के एयर स्पेस में घुसते हैं तो जॉर्डन का जो ATC होता है उनके रडार पे ये दिखने लगता है प्लेन, और वो उनको चेतावनी देते हैं कि आप हमारे एयर स्पेस में घुस गए हैं, आपको मार गिराया जाएगा। लेकिन इतने में इसी वक्त के बीच में जो इज़राइल के जो IT होते हैं, IT डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर होते हैं, वो सीरिया के ATC डिपार्टमेंट को हैक कर लेते हैं पूरा। और फिर वो जॉर्डन में मैसेज पहुंचवाते हैं कि जो ये फ़्लाइट है ये सीरिया की एक रेगुलर ट्रेनिंग फ़्लाइट है जो उड़ रही है, तो उसको कुछ भी डिस्टर्ब ना किया जाए, उसको मार गिराने की चेतावनी ना दी जाए। और जॉर्डन ये बात मान लेता है। जॉर्डन को लगता है ये सच में सीरिया का मैसेज है और वो उस प्लेन को गुजरने देता है। अब जॉर्डन के बाद सीधा ये जो प्लेन एयर स्पेस में घुसता है वो इज़राइल के 2 फाइटर प्लेन, एक आगे से और एक पीछे से, इस प्लेन को कवर करते हैं और कवर करके वो सीधा उसको रास्ता दिखाते हुए ले जाते हैं इज़राइल में। और जैसे ही ये फाइटर प्लेन इज़राइल की सरजमीन पर लैंड करता है तो जितने भी वहाँ के दर्शक या जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो बताते हैं कि जो आइजर वाइजमैन एयरफोर्स के जो चीफ थे और मीर अहमद जो मोसाद के चीफ थे, वो लिटरली उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे जब उन्होंने अपने मिशन को कामयाब होता देखा। उसके बाद वो मोसाद के इंजीनियर को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप मोसाद के और पायलट को बुलाया जाता है उसी वक्त। और ये वक्त रहा होगा लगभग रात के 9 बजे के आसपास, अंधेरा हो चुका था। हालांकि जो मुनीर रेड है उन्होंने ये दोपहर में फ़्लाइट शुरू की थी, लेकिन क्योंकि इज़राइल और इराक के बीच की दूरी लगभग 900 किलोमीटर है और क्योंकि उन्हें रास्ता भी थोड़ा जिगजैग करके एयर स्पेस में जाना पड़ा था, तो उन्हें वहाँ इज़राइल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। तो रात को ही
मोसाद का जो पायलट होता है वो उसको समझता है, प्लेन की सारी बारीकियां समझता है, और कहते हैं कि लगभग 1 घंटे बाद ही मोसाद का जो पायलट था उसने इस प्लेन को इज़राइल के आसमान में उड़ा दिया था। और जितने भी वहाँ के अफसर थे, बड़े अफसर, वो सब हैरान थे ये देख के कि जिस प्लेन को उड़ाने की ट्रेनिंग कम से कम 6 से 7 महीने की है, हमारे पायलट ने इसको सिर्फ 1 घंटे में समझ के उड़ा दिया। तो वो सब भी जानते थे कि इज़राइल कितनी शिद्दत से इस प्लेन का इंतज़ार कर रहा था कि जिस प्लेन की ट्रेनिंग को आप भी देखिए कि जिस प्लेन की ट्रेनिंग उड़ाने की लिए 6 से 7 महीने लग जाते थे नॉर्मल पायलट्स को समझने में, मात्र 1 घंटे में उस प्लेन को उन्होंने देखा, समझा और उड़ा के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लैंड भी करा दिया। अब इस सब का पता अरब देशों को भी चल गया और अरब देश से फिर इज़राइल की इसी बात पे लड़ाई हुई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ एक MiG-21 से इज़राइल ने अरब देश के 6 MiG-21 को गिरा दिया। और इतना ही नहीं, 6 दिन में जंग भी ख़त्म कर दी। इसके बाद हुआ ये कि अमेरिका ने भी फिर कहा इज़राइल से कि भाई हमें भी ये MiG-21 दे दीजिए या दिखा दीजिए। तो इज़राइल की एक और डील चल रही थी अमेरिका के साथ फाइटर प्लेन्स की ही, जिसे अमेरिका टाल मटोल कर रहा था। लेकिन अब इज़राइल के पास क्योंकि MiG-21 था तो अमेरिका उनको दे देता है MiG-20 कि चलिए हम आपको की फाइटर प्लेन की डील डन कर देते हैं, आप हमें बदले में MiG-21 दे दीजिए। और इज़राइल MiG-21 उनको अमेरिका को सौंप देता है। लेकिन सिर्फ एक ये कारण नहीं था कि इज़राइल MiG-21 इनको सौंप देता है, दूसरा कारण ये था कि जब रशिया, अरब को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन फिर रशिया भी गुस्से में आ गया। उसने कहा कि ये जो हमारा MiG-21 है आप अपने देश में धोखे से लाए हैं, हमें हमारा MiG-21 वापस दीजिए। और जब इज़राइल को इतना पता था कि चलिए अरब देशों को तो हरा दिया, लेकिन रशिया एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत बड़ी ताकत है और उसके पास MiG-21 की गिनती भी बहुत है, तो क्योंकि उसे पता था कि इज़राइल को कि हम हार जाएंगे, तो उसने MiG-21 अपना डील भी डन कर ली और MiG-21 अमेरिका को पहुंचा दिया। जिससे कि जब रशिया ने उनसे डिमांड की कि हमारा MiG-21 लौटाइए, तो बोले हम कहाँ से लौटाएं, हमारे पास तो है ही नहीं, अमेरिका के पास है, जाइए लड़ाई लड़िए और ले लीजिए। अब चूँकि जब ये अमेरिका के पास पहुंच गया MiG-21, तो वहाँ पे भी अमेरिका के फिर सभी टेक्नीशियंस ने, इंजीनियर्स ने MiG-21 को देखा, उसकी खासियत देखी, क्यों ये इतना ख़ास है, क्या ख़ास है, और फिर उससे बेहतरीन प्लेन बनाने की सब तैयारियाँ की। तो ये एक कहानी है कि किस तरीके से एक देश एक बहुत बेहतरीन प्लेन बनाता है, लड़ाकू विमान बनाता है, और कैसे एक दूसरा देश उस MiG-21 को पाने के लिए कितने लोगों की जानें जाती हैं, सब कुछ होता है, और उसके बाद वो कामयाब होता है उस MiG-21 को अपने देश में लाके और फिर उससे वो एक जंग भी जीत लेता है। तो ये कहानी है, एक ये भी कह सकते हैं कि एक सपने की, कि जब इंसान सपना देखता है या कोशिश करता है किसी चीज़ को पाने की, तो उसे पाके रहता ही है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मैं कुछ समय बाद फिर से एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। जय हिंद, जय भारत।